राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। तीन जनजातीय आंदोलन आज पढ़ेंगे मित्रों। प्रमुख तीन आंदोलन हुए थे। देखिए, भीलों का जो भगत आंदोलन हुआ था, एक एकी आंदोलन और एक मीणाओं का जो आंदोलन है, तो ये तीन आंदोलन आज पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, हाँ। तो जनजातीय आंदोलन की बात करें मित्रों कि जनजातीय आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, तो देखिए मित्रों, हाँ नमस्कार नरोत्तम जी। जनजातीय आंदोलन है, इनके प्रमुख कारण यह था कि जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी ब्रिटिश भारत की यानी ब्रिटिश सरकार की यहाँ पर स्थापना हुई थी राजस्थान में, और ब्रिटिश शासन की स्थापना होने के पश्चात है यहाँ पर है जो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र, यहाँ पर जनजातीय जो क्षेत्र था, इसके आसपास का इन लोगों के जो अधिकार है, उन अधिकारों का हनन हुआ। अर्थात जैसे ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने इन लोगों के जो जनजातीय क्षेत्र के लोग थे, इनके जैसे वन अधिकार थे वो वन अधिकार समाप्त कर दिए। इसके अलावा जैसे ये वो जो मावड़ी शराब बनाते थे महुआ के वृक्ष से, स्थानीय भाषा में उसे मावड़ी कहते हैं, तो उनकी शराब पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। इनके वन अधिकार समाप्त करती है, जैसे दजिया और चिमाता ये दो प्रकार की खेती करते हैं ना, उस खेती पर रोक लगा दी। इसके अलावा इनकी जो रीति रिवाज थे, प्रथाएं थी, हमने पढ़ी थी, एक डाकन प्रथा थी, जैसे डायन प्रथा थी, तो डाकन प्रथा या डायन प्रथा थी, उस पर इन्होंने 1853 में रोक लगा दी। तो इस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों की जो यहाँ की है रहन सहन, इनके जो अधिकार है, इनका यहाँ पर इनके अधिकारों का जब हनन हुआ तो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में क्या हुए, आंदोलन हुए थे। अब हम एक एक करके आंदोलन पढ़ेंगे मित्रों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भगत आंदोलन। तीन आंदोलन पढ़ेंगे आज, और सबसे पहला आंदोलन है आपका भगत आंदोलन। हाँ, अब भगत आंदोलन है मित्रों, ये भगत आंदोलन कहां पर हुआ था, आपका जो दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ है, दक्षिण पश्चिमी जो मेवाड़ है मित्रों, इस मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं भोगमठ क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ है, इसका जो क्षेत्र कहलाता है उसे क्या कहते हैं मित्रों, भोगमठ क्षेत्र कहते हैं। और भोगमठ क्षेत्र पर होने के कारण इस आंदोलन को आप भोगमठ आंदोलन भी कह सकते हैं। इसे ही आप क्या कह सकते हैं, भोगमठ आंदोलन, यानी भगत आंदोलन या भोगमठ आंदोलन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो मित्रों, यहां पर जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था बागड़ की जो भील जाति है, बागड़ क्षेत्र की जो भील जाति है, इस भील जाति के द्वारा जो भगत आंदोलन है, इस भगत आंदोलन की जो शुरुआत है मित्रों वो भील जाति के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, भील जाति के द्वारा हुई थी, बागड़ क्षेत्र की। हाँ बिल्कुल, हाँ बागड़ क्षेत्र की भील जाति के द्वारा हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों, यहां के इस भगत आंदोलन के जो आप कह सकते हैं कि इस भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, हाँ प्रवर्तक कौन थे इसके, जिन्होंने भीलों में जन जागृति का जो कार्य किया था, भीलों में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया था। हाँ, एक ही आंदोलन अलग है, उसको बाद में पढ़ेंगे हम। हाँ, तो यहां पर जो प्रवर्तक था वो था गोविंद गिरी। कौन थे, गोविंद गिरी। हाँ, भीलों में यहां पर जो भगत आंदोलन है, इस भगत आंदोलन को पनपाने वाले कौन थे मित्रों, गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भीलों में यहां पर सामाजिक और धार्मिक जो चेतना का प्रसार किया था, उनमें जन जागृति का कार्य किया था। वो व्यक्ति कौन था मित्रों, गोविंद गिरी था। तो गोविंद गिरी वह व्यक्ति था जिसने भगत आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। भीलों में सबसे पहले, भीलों का आप उद्धारक भी बोल सकते हो इसे, भीलों में जन जागृति पैदा करने वाला, भीलों में यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक चेतना का विकास करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, गोविंद गिरी। हाँ, अब देखिए मित्रों, जो गोविंद गिरी है, इस गोविंद गिरी का जो जन्म है, गोविंद गिरी का जन्म है वो डूंगरपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, हाँ डूंगरपुर में हुआ था। डूंगरपुर का एक गांव था बांसिया, और डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में 1858 ईस्वी में बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। और पिछली जो रीढ़ थी मित्रों,
उस रीट में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, गोविंदगिरी का जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? तो ये प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखना। 1858 में डूंगरपुर के बांसिया गांव में, बांसिया गांव डूंगरपुर के बंजारा परिवार में ये मित्रों प्रश्न आ चुका है। ध्यान रखना कि गोविंदगिरी का जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? जाट परिवार में हुआ था, लुहार परिवार में हुआ था, बंजारा परिवार में हुआ था, या भील परिवार में हुआ था? तो ये प्रश्न आ रखा है मित्रों, ध्यान रखना। पिछले रेट में आया था क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। तो बंजारा परिवार में होता, हाँ, इनका जन्म है बंजारा परिवार में होता, डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में 1858 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए मित्रों, जो गोविंदगिरी है वो भीलों से कब जुड़ते हैं, किस प्रकार जुड़ते हैं? तो सबसे पहले 1881 ईस्वी में उदयपुर में आए थे एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। उदयपुर में एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे मित्रों। कब आए थे? 1881 में। 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे उदयपुर में, और उदयपुर में इनसे मुलाकात होती है। किसकी मुलाकात होती है? गोविंदगिरी की। तो गोविंदगिरी है 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या करते हैं मित्रों? मुलाकात करते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती से ही प्रभावित होकर यहां पर जो गोविंदगिरी थे, इन्होंने है मित्रों डूंगरपुर में उसके बाद में भगत आंदोलन किया। भगत पंथ की शुरुआत करके, भगत पंथ की शुरुआत करके, भगत पंथ की शुरुआत करके स्वदेशी आंदोलन चलाया। अर्थात सबसे पहले 1881 में गोविंदगिरी किससे प्रभावित होते हैं? गोविंदगिरी स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होते हैं उदयपुर में, और भगत पंथ की शुरुआत करते हैं इसी समय। और यहां पर स्वदेशी आंदोलन अर्थात स्वदेश में जो बनी वस्तुएं हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। इसके पश्चात मित्रों 1883 में डूंगरपुर में यह करते हैं संप सभा की स्थापना। संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना कब होती है? 1883 में। कौन करता है मित्रों? गोविंदगिरी संप सभा की स्थापना। यह भी पूछा गया, संप सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंदगिरी ने की थी। डूंगरपुर में कब की थी? 1883 में संप सभा की क्या हुई थी मित्रों? स्थापना 85 नहीं है, ध्यान रखना। ये राम राम जी, सुमन जी, सैनी जी, 1883 है ये। 1883 में डूंगरपुर में संप सभा की स्थापना की। देखिए मित्रों, संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपसी प्रेम, भाईचारा और एकता का प्रतीक जो संगठन होता है उसे क्या कहते हैं? संप सभा कहते हैं। अर्थात आपसी प्रेम, भाईचारा और एकता का प्रतीक जो संगठन होता है उस संगठन को क्या कहा गया? संप सभा कहा गया। तो संप सभा की स्थापना 1883 में कब कहा करते हैं? डूंगरपुर में। इसके बाद में ये डूंगरपुर का एक गांव है बेडला, या बेदला गांव बोलते हैं, कई जगह बेडला भी बोलते हैं। बेडला या बेदला गांव है डूंगरपुर का। इस बेदला गांव में है ये मित्रों अपनी धूनी स्थापित करते हैं। डूंगरपुर के बेदला गांव में क्या स्थापित करते हैं? अपनी धूनी स्थापित करते हैं। कौन मित्रों? गोविंदगिरी। और इसके पश्चात है धीरे धीरे जो भील है वो भील इनसे क्या है? इनकी धूनी के माध्यम से है जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ हाँ, जयपाल जी, सिरोही नहीं, डूंगरपुर है। आपको कई गाइडों में मिल जाएगा सिरोही, लेकिन ध्यान रखना डूंगरपुर में की थी स्थापना, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। तो बेदला गांव सिरोही में इन्होंने अपनी क्या की थी? धूनी स्थापित की थी। बेदला गांव सिरोही में अपनी धूनी स्थापित की, जहां पर भील लोग हैं यहाँ पर एकत्रित होने लग जाते हैं। इनके माध्यम से जनजागृति है वो करने लग जाते हैं, जनजातीय कार्य में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में इन्होंने भीलों का जो प्रथम अधिवेशन, इनके नेतृत्व में भीलों का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर। और मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है मित्रों?
मानगढ़ धाम या जो मानगढ़ पहाड़ी है, ये पिछले सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा था, सीधा सीधा प्रश्न आया था कि जो राजस्थान में जो मानगढ़ धाम है या मानगढ़ पहाड़ी है ये किस जिले में, ये प्रश्न सीधा सीधा रखा था पिछले संस्कृत विभाग ने, उससे पहले जो सेकंड ग्रेड एग्जाम लगा था उसमें आ रखा था ये। तो 1903 में मानगढ़ पहाड़ी, इस मानगढ़ पहाड़ी पर मित्रों संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो आपसे पूछ ले कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संप सभा का प्रथम अधिवेशन, संप सभा का, हाँ, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संप सभा का प्रथम अधिवेशन है 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 1903 में हुआ था। और किसने किया था यहां पर प्रथम अधिवेशन? गोविंद गिरी के नेतृत्व में। मानगढ़ पहाड़ी है जो कहां पर पड़ती है आपकी? बांसवाड़ा में। कहां पड़ती है? बांसवाड़ा में। और मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था और काफी सारे भील है इस प्रथम अधिवेशन में। यहां पर क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में अपने अधिकारों की लड़ाई यहां पर लड़ने ये स्टार्ट करते हैं। और गुरु गोविंद गिरी के पीछे बहुत सारी यहां पर क्या है? भीलों की है कि काफी एक लंबी टुकड़ी यहां पर आ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना एक बार हमने पढ़ा है। देखिए मित्रों 1903 के बाद में बात करें, देखिए मित्रों 1908 में जब ब्रिटिश सरकार को यह पता चलता है कि यहां पर भीलों की इतनी बड़ी तादाद, जो संख्या है भीलों की, ये है इस गोविंद गिरी के नेतृत्व में इनके पीछे हो रही है। और गोविंद गिरी है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध या ब्रिटिश भारत सरकार के विरुद्ध है, इनको भड़का रहा है भीलों को। इसलिए ब्रिटिश सरकार क्या करती है? 1908 ईस्वी में इस गोविंद गिरी पर रोक लगा देती है और इन्हें बेदला से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। जो बेदला इनकी क्या थी? धोनी थी ना, बेदला डूंगरपुर, इस बेदला से या राज्य से क्या निकाल दिया? इन्हें बाहर निकाल दिया। बेदला से क्या कर दिया? इन्हें बाहर निकाल दिया। अब गोविंद गिरी कहां जाएगी मित्रों? बेदला से निष्कासित करने के बाद में जो गोविंद गिरी है, ये जो सोंथ इडर वाला क्षेत्र ना, सोंथ इडर वाला, गुजरात में पड़ता है सोंथ व इडर। सोंथ व इडर वाला जो क्षेत्र है मित्रों, इस सोंथ व इडर वाले क्षेत्र में जाकर वहां पर रहने लग जाते हैं, कुछ समय अपना वहीं पर बिताते हैं। 3 वर्ष तक है ये वापस राज्य में नहीं आते हैं। हाँ, 3 वर्ष तक ये वापस नहीं आती है। सोंथ और इडर वाले क्षेत्र में वहां पर रहते हैं। वहां पर कहते हैं ये हाड़ी के रूप में वहां पर कार्य भी करते थे। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, जितना हमने अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कीजिए। अरे फ्यूचर सिटी आप क्या बोल रहे हो? लाइव कैसे चलाते हो? मैं नहीं चलाता हूँ लाइव, आप मैनेजमेंट से संपर्क करिए कैसे लाइव चलाते हैं, मुझे नहीं चलाना आता है, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखिए भगत आंदोलन, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र वाला जो भोमट क्षेत्र है उसे भोमट आंदोलन कहते हैं, भगत आंदोलन भी कहते हैं। बागड़ क्षेत्र की जो भील जाति है, इस भील जाति के द्वारा, हाँ भील जाति के द्वारा है यहाँ पर है ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे? गोविंद गिरी थे, भीलों के उद्धारक, भीलों में सबसे पहले जन जागृति पैदा करने वाला, सामाजिक कार्यों के प्रति इनको रुचि करने वाला, सामाजिक कार्यों में मोड़ने वाला जो व्यक्ति था वो था गोविंद गिरी था। और गोविंद गिरी का गुरु था, इसका गुरु लिख लेना, इसका गुरु था राजगिरी। कौन था? राजगिरी। गोविंद गिरी का खुद का गुरु कौन था? राजगिरी इनका गुरु था। ठीक है, गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था, बंजारा परिवार में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात सबसे पहले 1881 में ये स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं उदयपुर में, इनसे मुलाकात होती है, उनसे काफी प्रभावित होते हैं और यहाँ पर इन्हीं के मार्गदर्शन में उसके बाद में ये भगत पंथ की शुरुआत करते हैं राजस्थान में और स्वदेशी आंदोलन को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल राजगिरी से आध्यात्मिक शिक्षा ली थी, बिल्कुल सैनी जी। 1883 में डूंगरपुर में संत सभा की इन्होंने क्या थी? स्थापना की। इसके बाद में डूंगरपुर के बेदला गांव में इन्होंने क्या की? धोनी स्थापित की अपनी। ठीक है, 1903 में मानगढ़ पहाड़ी है जो बांसवाड़ा है वाला क्षेत्र है, मानगढ़ पहाड़ी। हाँ, इस मानगढ़ पहाड़ी पर संत सभा का प्रथम अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ था? संत सभा का प्रथम अधिवेशन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, गोविंद गिरी के नेतृत्व में। काफी सारे भील यहाँ पर एकत्रित हुए थे। ठीक है, इसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये भीलों को अपने नियंत्रण में कर रहा है, हाँ भीलों को अपने नियंत्रण में कर रहा है, यहाँ पर है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़का रहा है, तो ब्रिटिश सरकार ने 1908 में इन पर रोक लगा दी और बेडला गांव से है ये चले गई। ठीक है, और ये चले गए कहां पर? गुजरात का जो सोंथ इडर वाला क्षेत्र है, इस सोंथ इडर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। 3 वर्ष तक ये राजस्थान में वापस से नहीं आते। इतना हमने किया अब तक, इतना क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे मित्रों,
हाँ विक्रम जी, चलिए आगे। सुमन जी, शारदा जी, उन्नीस 1908 में इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। अब ये 1911 में आएंगे। वापस कब आएंगे मित्रों? 1911 में। 1911 में वापस कहां से प्रवेश करेंगे? बेडला से। और बेडला कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। तो वापस डूंगरपुर में कब आते हैं? 3 वर्ष बाद में। हाँ, 3 वर्ष बाद में जो गोविंदगिरी है वो कहां से वापस प्रवेश करते हैं? बेडला से। अर्थात डूंगरपुर में क्या जाते हैं? वापस आ जाते हैं। और वापस आकर यहां पर वापस है मित्रों है भीलों को है एकत्रित करने लग जाते हैं। भीलों में एक जन जागृति पैदा करने लग जाता है। और यहां पर है वापस बेडला में अपने क्या करते हैं? धूनी स्थापित करते हैं। और अब की बार जो धूनी है मित्रों, वो धूनी सिर्फ बेडला में नहीं स्थापित करते हैं। अब की बार इन्होंने अपनी जगह जगह पर धूनी स्थापित कर दी। मतलब बेडला के अलावा भी इन्होंने यहां पर देखो जो मानगढ़ पहाड़ी है, इस मानगढ़ पहाड़ी पर भी यहां पर क्या कर दी? अपनी धूनी स्थापित कर दी। और डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में जगह जगह अपनी धूनी स्थापित कर दी। और उस धूनी पर यहां पर है कोतवाल नियुक्त कर दिए, अर्थात यहां के रक्षक नियुक्त कर दिए। तो जगह जगह पर इन्होंने अपनी धूनी स्थापित कर दी और धूनी स्थापित करके वहां पर कोतवाली बना दी और कोतवाल नियुक्त कर दिए उन धूनियों पर। ठीक है, उनके रक्षक नियुक्त कर दिए। तो इस प्रकार इनका क्षेत्र अब है धीरे धीरे इनका क्षेत्र क्या है? बढ़ रहा है, उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, भीलों की संख्या भी बढ़ रही है। धीरे धीरे इनकी ध्वनियों के माध्यम से लोग इनसे क्या है? संपर्क में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और भीलों का क्या है? आंदोलन है, उग्र रूप लेता जा रहा है। 1911 से वापस आते हैं। 2 वर्ष तक ये लगभग भीलों को क्या करते हैं? राजस्थान में वो जो मेवाड़ वाला बागड़ वाला क्षेत्र है, यहां पर भीलों को क्या संगठित करते हैं यहां पर। इसके बाद में देखिए मित्रों 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को, हाँ 1913 को यही मानगढ़ पहाड़ी 17 नवंबर 1913 को इस मानगढ़ पहाड़ी पर है इन्होंने है भीलों का क्या बुलाया था मित्रों? सम्मेलन बुलाया था। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए, नमस्कार पवन जी, भीलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए, भीलों का स्वतंत्र राज्य जो राज स्थापित करने के लिए, भीलों में जन जागृति पैदा करने के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए यहां पर 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर एक सम्मेलन बुलाया। और ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन था मित्रों। इस सम्मेलन में जो भील है, क्योंकि 2 वर्षों तक यहां पर सभी जगह धुनिया स्थापित कर करके इन्होंने है भीलों को संगठित करने का कार्य किया था। और ये जो तिथि हमने कला संस्कृति में पढ़ते भी हैं, मानगढ़ का जो पहाड़ी पर जो हुआ था मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन की ये बात है। तो मानगढ़ धाम का जो मनाते हैं उत्सव मनाते हैं प्रतिवर्ष यहाँ पर, वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन है। मानगढ़ धाम वाली जो जयंती है ये मनाते हैं यहाँ पर। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि थी मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानगढ़ धाम पर जो किसान या जो भील एकत्रित हुए थे यहाँ पर, ये हाँ बिल्कुल मिंग सर बोल सकते हो आप मारवाड़ी में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि थी। सभी भील है इनके नेतृत्व में एक जगह एकत्रित हो रहे थे। ये गुरु गोविंदगिरी है, ये यहाँ पर क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे अपना। भीलों को सामाजिक और जो धार्मिक जन जागृति के बारे में बता रहे थे, अपनी स्वतंत्र सत्ता के बारे में बता रहे थे, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़का रहे थे एक प्रकार से। इस प्रकार जब पता चलता है ब्रिटिश सरकार को कि यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर संपूर्ण जो दक्षिण राजस्थान है, यहाँ के इतने भील एक जगह इस गोविंदगिरी के नेतृत्व में इकट्ठे हो गए हैं, तो यहाँ पर मित्रों ब्रिटिश सरकार है वो भेजती है मेवाड़ भील कोर को। किसे भेजती है? मेवाड़ भील कोर। ये मेवाड़ भील कोर ब्रिटिश एक सैनिक टुकड़ी थी मित्रों, जिसकी हमने चर्चा की थी जब मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था। 1841 में इसकी स्थापना हुई थी मेवाड़ भील कोर की, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा था। तो 1841 में मित्रों है मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी थी। अब अंग्रेजों ने इस मेवाड़ भील कोर को भेजा कि आप जाइए वहां पर मानगढ़ धाम पर जाइए। तो इस मेवाड़ भील कोर है, ये मेवाड़ भील कोर जाती है मानगढ़ पहाड़ी पर मित्रों। मेवाड़ भील कोर के साथ वेलेजली राइफल्स थी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिक भी थे, तो ये दोनों भी इनके साथ थे। और ये मेवाड़ भील कोर वहां पर जाता क्या है? गोलियां चलाती है।
मेवाड़ भीलकोर की जो सैनिक टुकड़ी थी वो यहाँ पर गोलियां बरसाती है मित्रों, और इन गोलियों से यहाँ पर कितने लोग मारे गए मित्रों? 1500 लोग। कितने? 1500 लोग है मित्रों, है जो निहत्थे लोग बैठे थे, निहत्थे भील है जो यहाँ पर भाषण सुन रहे थे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जो भाषण सुन रहे थे 1500 लोग है, ये 1500 लोग है, 1500 जो भील थे यहाँ पर, 1500 भील है मित्रों। इस मेवाड़ भीलकोर की जो सैनिक टुकड़ी की जो गोलियां थी, हाँ, ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था। कविता जी नेरा मैंने लिख रखा है ना, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। देखो 17 नवंबर 1913 की बात है ये। हाँ ठीक है, तो 1500 लोग हैं मित्र, 1500 भील है, 1500 भील यहां पर मारे गए थे मित्रों। और इसे मित्रों फिर क्या नाम दिया गया था यहां पर? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, या भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जिस प्रकार का जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था, उसी प्रकार का नरसंहार है मित्रों यहाँ राजस्थान में देखने को मिला था, इसलिए इसे पूरे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसे ही राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, बांसवाड़ा में। और निमुचनामा में हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने क्या कहा था निमुचना के बारे में? हाँ, गांधी जी ने कहा था ना निमुचना हत्याकांड के बारे में, क्या कहा था कि ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक है। ये कहा था उन्होंने निमुचना हत्याकांड के बारे में, ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या है? भयानक है। और ये जो है मित्रों मानगढ़ पहाड़ी पर जो यहां पर हुआ था, इसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसके पश्चात गोविंदगिरी और डूंगरपुर का पटेल था पुंजाधीर। डूंगरपुर का पटेल कौन था? पुंजाधीर। तो गोविंदगिरी और पुंजा जो धीर था, इन दोनों को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया था। तो गोविंदगिरी और पुंजाधीर, इन दोनों को क्या किया गया मित्रों? गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके है मैंने मित्रों इन्हें जो अहमदाबाद जेल है वहां पर ले जाया गया। हाँ, अहमदाबाद जेल, यहां पर जो संत रामपुर जेल थी, संत रामपुर जेल में रखा गया था। जो गोविंदगिरी है, इन्हें पहले तो मित्रों है आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन फिर कहते हैं कि इनकी सजा में क्या कर दी थी? कमी कर दी थी। संत रामपुर की महारानी के कहने पर वहां पर इसकी सजा है गोविंदगिरी की 10 वर्ष कर दी थी। कितनी कर दी थी? लास्ट में इन्हें सजा कितनी मिली? 10 वर्ष की सजा मिली थी। और 10 वर्ष पश्चात गोविंदगिरी है मित्रों, ये 1923 में क्या हुए थे? जेल से रिहा हुए। 10 वर्ष पश्चात 1923 में है ये जेल से रिहा हुए थे मित्रों। और जेल से रिहा होने पर भी इन पर एक शर्त लगाई गई कि अब आप वापस है उन भीली क्षेत्रों में कभी भी जन जागृति नहीं फैलाओगे, और आप कभी भी है उन भीली क्षेत्रों में कभी भी वापस से नहीं जाओगे। नमस्कार हिम्मत जी। तो अर्थात राज्य में प्रवेश पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। इसके पश्चात मित्रों 10 अक्टूबर 1931 को इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु से पहले है ये 1923 को जब रिहा होते हैं, तो रिहा होने के पश्चात ये कहां पर रहने लग जाते हैं? ये जाते हैं गुजरात में। कहां जाते हैं? गुजरात में जाते हैं मित्रों। और गुजरात के कंबोई स्थान पर रहते हैं। गुजरात का एक स्थान है कंबोई। कौन सा है? कंबोई। तो गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर ये रहने लग जाते हैं। और यहीं पर कंबोई में इनकी मृत्यु होती है 10 अक्टूबर 1931 को। कंबोई में इनकी मृत्यु होती है। कंबोई में इनकी क्या बनी है? समाधि बनी है। कंबोई में क्या बनी? इनकी समाधि बनी है। और जो मानगढ़ धाम है मित्रों, इस मानगढ़ धाम पर जो 2002 में, सितंबर 2002 में मुख्यमंत्री थे आपके अशोक जी गहलोत। तो अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक, हाँ, शहीद स्मारक का लोकार्पण किया था। सितंबर 2002 में मानगढ़ जो धाम है वहां पर मानगढ़ पहाड़ी पर है शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। किसने किया था?
अशोक जी गहलोत ने शहीद स्मारक का यहाँ पर क्या किया था, लोकार्पण किया था। इसके बाद में इन्होंने 2013 में गोविंद गिरी की प्रतिमा का अनावरण भी यहाँ पर किया था 2013 में। मुख्यमंत्री 2015 में जो वसुंधरा राजे सिंधिया थी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने मानगढ़ धाम है इसको पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया था। मानगढ़ धाम को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया था। और 100 वर्षों के पश्चात 1913 में 100 वर्ष जोड़ दो 2013, तो 2013 में इसका जो शताब्दी वर्ष है वो शताब्दी वर्ष भी यहां पर मनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका है भगत आंदोलन। एक बार वापस देख लिए, 1911 में बेड़ला में वापस आते हैं, धोनी स्थापित करते हैं, अपने कोतवाल नियुक्त करते हैं। फिर है मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को एक सम्मेलन होता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, जहां पर मेवाड़ भीलकोर के द्वारा गोली चलाई जाती है। 1500 लोग मारे गए थे, जिसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसके बाद गोविंदगिरी और डूंगरपुर के पटेल पुंजा धीर को गिरफ्तार किया गया। गोविंदगिरी को पहले कारावास आजीवन मिला, लेकिन बाद में सजा कम करके 10 वर्ष कर दी। 1923 में ये क्या हुई, अरिया हुई। अरिया होने के पश्चात राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी और ये खांगे गुजरात में गए, सितंबर गुजरात में गए। और गुजरात में है कंबोई नामक स्थान पर इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है 10 अक्टूबर 1923 को। कंबोई नामक स्थान पर 10 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु हो जाती है और वहां कंबोई में इनकी क्या बनी है, समाधि बनी है। फिर सितंबर 2002 में जो मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, उन्होंने है शहीद स्मारक का यहाँ पर लोकार्पण किया था मानगढ़ में। और फिर है 2013 में इनकी शताब्दी भी मनाई गई थी। 2015 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने मानगढ़ को पर्यटन स्थल का दर्जा भी दिया था। तो ये आपका हो गया मित्रों, आपका भगत आंदोलन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। अब 2 आंदोलन और छोटे छोटे, एक तो है एक ही आंदोलन और एक आपका है मीणा आंदोलन। तो आज ये आपको कंप्लीट करवा देते हैं। हाँ, अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट आता है आपका एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन, देखिए मित्रों, एक ही आंदोलन शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका, एक ही आंदोलन अर्थात एकता स्थापित करना। एक ही आंदोलन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, एकता स्थापित करना। अर्थात यहां पर यह भी मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था, जो चित्तौड़ वाला क्षेत्र है रास में वाला, तो यहां पर भी भील और गरासिया जाति थी। भील व गरासिया जाति में यह आंदोलन फैला था। और एक ही आंदोलन का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि इनमें एकता स्थापित करना है, संगठित करना इनको, ये इसका उद्देश्य था। अब जो एक ही आंदोलन है, इसके जो प्रवर्तक थे, वो प्रवर्तक कौन थे मित्रों, मोतीलाल तेजावत। कौन थे, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के क्या थे, प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1887 ईस्वी में कोल्यारी उदयपुर में हुआ था। कोल्यारी उदयपुर के थे ये। हाँ, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे मित्रों, मोतीलाल जी तेजावत। कौन थे, मोतीलाल जी तेजावत थे, कोल्यारी उदयपुर के थे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो आपको इनका जो जन्म है ये कहीं आपको 1886 मिल सकता है, कई जगह 87 भी मिल सकता है भाई। तो 1886-87 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था मोतीलाल जी तेजावत। हाँ, मंजू जी स्वामी, क्लास का टाइम 12 बजे है, ठीक है, और एक है आपका 2 बजे। तो प्रवर्तक थे मोतीलाल जी तेजावत है, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक थे। और जो एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है मित्रों, इन्होंने पहले है जो जाडोल था मित्रों, हाँ जाडोल है, जो उदयपुर का जो जाडोल क्षेत्र था मेवाड़ का, उस जाडोल क्षेत्र में एक कामगार की नौकरी करते थे। 1921 में जाडोल से इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। और जाडोल से नौकरी छोड़कर इन्होंने मित्रों 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में एक स्थान पड़ता है चित्तौड़ के जो रास में है, तो चित्तौड़ के जो रास में स्थान पर एक स्थान है मात्रकुंडिया। उस मात्रकुंडिया नामक स्थान पर इन्होंने भिल्लों को संगठित किया। 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन इसकी क्या की
शुरुआत की। तो 1921 में चित्तौड़ का जो मत्र कुंडिया है, चित्तौड़ के मत्र कुंडिया, चित्तौड़ के मत्र कुंडिया स्थान से, और तिथि कौन सी थी? वैशाख पूर्णिमा की तिथि थी। चित्तौड़ के मत्र कुंडिया नामक स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने एक ही आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। एक ही आंदोलन की आपको पूछ ले, शुरुआत कब हुई? 1921 में, चित्तौड़ का मत्र कुंडिया। और ध्यान रखना, जो मत्र कुंडिया है मित्रों, इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार मत्र कुंडिया को कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से इन्होंने है मित्रों है भीलों को और गरासियों को क्या किया? बिल्कुल, गरासियों को संगठित करने का यहीं से इन्होंने क्या किया था? जो शुभारंभ है वो यहीं से ही किया था। और यहीं से ही है मित्रों इन्होंने जो मेवाड़ सरकार है, उस मेवाड़ सरकार के विरुद्ध है इन्होंने आंदोलन है वो छेड़ा था, आंदोलन की शुरुआत की थी। और इन्होंने मित्रों मेवाड़ सरकार पर, या जो मेवाड़ महाराणा था, उस मेवाड़ सरकार या मेवाड़ का जो महाराणा था, उस सरकार के विरुद्ध है इन्होंने मेवाड़ पुकार नामक रचना की। मेवाड़ पुकार, मेवाड़ पुकार नामक रचना की, जिसमें इन्होंने मित्रों 21 सूत्रीय मांग की। कितनी? 21 सूत्रीय मांगे रखी, 21 सूत्रीय मांगे। हाँ, मेवाड़ पुकार के माध्यम से 21 सूत्रीय मांग की। और मेवाड़ पुकार है जो है मित्रों रचना की थी, इस मेवाड़ पुकार में है इन्होंने मेवाड़ महाराणा के द्वारा यहाँ पर की जो भील थे, गरासिया थे, उन पर जो लगान लगाए थे, लाग बाग लगाए थे, अनावश्यक लाग बाग थे, उनका उल्लेख किया। और मेवाड़ सरकार की यहाँ पर है क्या की थी? आलोचना की थी इन्होंने। तब उनकी जो 21 सूत्रीय मांगे थी, उन 21 सूत्रीय मांगों पर कोई भी है मेवाड़ सरकार ने क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। अर्थात इनकी मांगे या अपनी मांगे बनाने में क्या रही? असफल रही। जो 21 सूत्रीय मांगे रखी थी उन मांगों को मनवाने में ये असफल रही। फिर मित्रों जब इन्हें असफल होते हैं तो ये चले जाते हैं वही गुजरात वाले क्षेत्र में, जैसे आपका ईडर है, विजयनगर है, ये भी गुजरात के वाले क्षेत्र में जो पास का सीमावर्ती एरिया था, ईडर है, विजयनगर है, गुजरात वाला क्षेत्र है मित्रों। हाँ बिल्कुल, मेवाड़ पुकार कहते हैं उसे, आके जी। तो ईडर विजयनगर वाले क्षेत्र में जाते हैं। इसके पश्चात ये भीलों को क्या करते हैं मित्रों? संगठित करते हैं। और जो आदिवासी क्षेत्र है मित्रों, आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वो इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, इन्हें कहते हैं अपना मसीहा। तो आदिवासी इन्हें क्या कहते हैं मित्रों? मसीहा कहते हैं। तो आदिवासियों के ये मसीहा कहलाते हैं, आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। इसके अलावा आदिवासी इन्हें कहते हैं बाऊजी। क्या कहते हैं? बाऊजी भी कहते हैं इन्हें। तो आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के बाऊजी, वो कौन है मित्रों? मोतीलाल तेजावत है। और इन्हें ही कहते हैं मित्रों मेवाड़ का गांधी। क्या कहते हैं? मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी। इसके अलावा मित्रों जब इन्होंने भील और गरासियों को संगठित किया था तो उस समय उन्होंने एक नारा भी दिया था, हाकम हुक्म नहीं, या हुक्म हाकम नहीं, एक ही बात है, हाकम हुक्म नहीं, मतलब किसी का हुक्म नहीं मानना है, हाकम हुक्म नहीं का नारा दिया था। तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? हाकम हुक्म नहीं का नारा दिया था। भीलों को, गरासियों को, आदिवासियों को यहां पर संगठित किया और इन्होंने यहां पर एक नारा दिया, ना हुक्म ना हकीम, या हाकम हुक्म का नारा किसने दिया था मित्रों? वो आपके मोतीलाल तेजावत ने, मेवाड़ के गांधी ने दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके पश्चात देखिए मित्रों, जो मोतीलाल जी तेजावत है वो जाते, देखिए एक स्थान है नीमड़ा, जो सिरोही में पड़ता है। कहां पड़ता है? नीमड़ा पड़ता है आपके सिरोही में। नीमड़ा सिरोही में मित्रों 1921 में एक सभा करते हैं। नीमड़ा सिरोही में है, एक सभा करते हैं। कौन? मोतीलाल जी तेजावत 1921 में करते हैं ये सभा। और 1921 में जो सभा होती है मित्रों, उसमें वही आपकी मेवाड़ भीलकोर आती है। अंग्रेजों की जो सैनिक टुकड़ी थी मेवाड़ भीलकोर, ये मेवाड़ भीलकोर यहाँ पर गोलियां चलाती है और 1200 लोग क्या हो गए मित्रों? शहीद हुए थे यहाँ पर। अर्थात कितने आदिवासी मारे गए यहाँ पर? 1200 भील मारे गए थे लगभग। तो नीमड़ा नामक स्थान पर 1921 में जब ये भीलों का सम्मेलन कर रहे थे मित्रों, 1921 में कई जगह आपको इसकी डेट 7 मार्च 1922 भी मिल सकती है। नमस्कार रणवीर जी मरिया, कई जगह 7 मार्च 1922 भी मिल सकती है इसकी डेट आपको।
तो मेवाड़ भीलकोर आती है नीमड़ा नामक स्थान पर। जब ब्रिटिश सरकार को पता चलता है तो मेवाड़ भीलकोर को भेजा जाता है और मेवाड़ भीलकोर यहां पर गोलियों की बारिश करती है और यहां पर 1200 लोग क्या हो गए थे मित्रों, शहीद हो गए थे। इसके पश्चात नीमड़ा के पश्चात ये एक सम्मेलन और करते हैं मित्रों। गुजरात का एक जिला है रोहिड़ा। गुजरात का कौन सा जिला है, रोहिड़ा जिला। गुजरात का एक जिला है मित्रों रोहिड़ा। गुजरात का रोहिड़ा जिला, इसके दो गांव थे, बालोलिया वह बुल्ला। बालोलिया वह बुल्ला या भुल्ला भी बोलते हैं इनको। गुजरात के दो गांव थे मित्रों रोहिड़ा तहसील में, बालोलिया और भुल्ला। बालोलिया और भुल्ला गांव थे। इन दोनों गांवों के लोग सामूहिक रूप से है एक सम्मेलन बुलाया था रोहिड़ा तहसील में। तो रोहिड़ा या रोहिला तहसील थी, ये गुजरात की थी मित्रों। और इस रोहिला तहसील में बालोलिया और बुल्ला गांव के दो गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। ब्रिटिश सरकार को जब पता चलता है, हाँ ब्रिटिश सरकार को जब इसका पता चलता है तो ब्रिटिश सरकार अब की बार भेजती है मेजर प्रिचार्ड को। किसके नेतृत्व में, मेजर प्रिचार्ड को भेजती है। मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में यहां पर जाते हैं लोग, ब्रिटिश सैनिक जाते हैं मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में और यहां पर गोलीबारी करते हैं। और यहां पर जो इन दोनों गांव थे, इन दोनों गांव में आग लगवा दी। इन दोनों गांव में क्या लगवा दी, आग लगवा दी यहां पर। और यहां पर है मित्रों लगभग 12 से जो 15 भील थे, वो 12 से 15 भील मारे गए। और दोनों गांव में आग लगाने से यहाँ के जो पशु है वो पशु जिंदा जल गए थे, अनाज जल गया था, इसके अलावा इनके घर बार भी जल गए थे। तो बालोलिया और बुल्ला गांव के जो भील थे उन दोनों गांव में मेजर प्रिचार्ड ने आग लगवा दी। आग लगने से यहाँ पर पशु पक्षी जिंदा जल गए थे, अनाज जल गया था। इसके पश्चात जो तेजावत जी थे, मोतीलाल जी तेजावत, जो इस सम्मेलन का है आयोजन कर रहे थे बालोलिया और बुल्ला गांव में, ये तेजावत जी क्या हो गए, यहां से फरार हो गए। तेजावत जी क्या हो गए मित्रों, फरार हो जाते हैं, इन गांव से फरार हो गए। और 1929 तक है ये फरार ही रहते हैं। इसके पश्चात महात्मा गांधी के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर तेजावत जी है ये 1929 में आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण कर देते हैं, अर्थात इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी के कहने पर 1929 में तेजावत जी आत्मसमर्पण कर देते हैं। और उसके पश्चात ये जेल से रिहा कब होते हैं, 1936 में। 1936 में जेल से रिहा होते हैं। 1936 में ये जेल से रिहा होता है। और जेल से रिहा होने के पश्चात है ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। जेल से रिहा होने के पश्चात गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। और 1936 में है मित्रों ये एक जो बागड़ जो सेवा संघ था, यानी बागड़ में एक सेवा संघ था मित्रों, उस सेवा संघ की भी स्थापना की थी बागड़ में। और जो भोगीलाल पांडे थे उनके नेतृत्व में जो वनवासी सेवा संघ बोल सकते हो आप इसे, वनवासी सेवा संघ, वनवासी सेवा संघ। और वनवासी सेवा संघ की स्थापना मित्रों डूंगरपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी, डूंगरपुर में जो भोगीलाल पांडे थे उनके नेतृत्व में हुई, भोगीलाल पांडे के सहयोग से। तो जेल से रिहा होने के पश्चात 1936 में ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। और 1936 में जो वनवासी सेवा संघ था, वनवासी सेवा संघ था, इस वनवासी सेवा संघ की स्थापना करते हैं भोगीलाल पांड्या के सहयोग से। इसके पश्चात 1963 में इनकी मृत्यु होती है उदयपुर में। कहां पर होती है, उदयपुर में 1963 में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो एक बार वापस देखिए कि आंदोलन को देखिए, वापस देखिए मित्रों, भील और गरासिया जाति में यहां पर है जो प्रवर्तक थे इस आंदोलन के, वो थे मोतीलाल तेजावत। कोलियार उदयपुर के 1886-87 में जन्म हुआ था। 1921 में चित्तौड़ के मातृकुंडिया स्थान से वैशाख पूर्णिमा के दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इन्होंने है भीलों को है यहाँ पर एकत्रित किया और मेवाड़ महाराणा के विरुद्ध, मेवाड़ सरकार के विरुद्ध मेवाड़ पुकार नामक एक रचना लिखी इन्होंने। और इसमें 21 सूत्रीय मांग रखी, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये उसके पश्चात ईडर विजयनगर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, भीलों को संगठित करने का कार्य करते हैं और भील है इनसे जुड़ जाते हैं। और आदिवासियों की इन्हें भसिया कहते हैं, आदिवासियों का बावजी कहा जाता है। उसके बाद में मेवाड़ का इन्हें गांधी कहते हैं। इनका नारा था हाकम हुक्म नहीं, भीलों को यह नारा दिया था।
फिर नेमड़ा सिरोही में 1921 में एक सम्मेलन बुलाते हैं जहां पर मेवाड़ भीलकोर के द्वारा गोलियां चलाने से 1200 लोग यहां पर क्या हो गए, शहीद हो गए थे। फिर गुजरात के रोहिड़ा जिले में बालोलिया और भुल्ला नामक गांवों में सम्मेलन करते हैं जहां पर मेजर प्रिचार्ड के द्वारा घरों में आग लगवा दी जाती है। यहां पर भी 12 से 15 भील है वो मर गए थे। इसके पश्चात तेजाऊ जी क्या हो गए, फरार हो गए थे। 1929 से लेकर 1929 में है इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था महात्मा गांधी के कहने पर। हाँ, 1936 में ये जेल से रिहा हुए और वनवासी सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या के सहयोग से की थी। फिर 1963 में इनकी मृत्यु हो गई उदयपुर में। तो अब आपका अंतिम आंदोलन बचता है मित्रों, वो बचता है आपका, हो जाएगा आराम से, एक और बचता है बस, वो आंदोलन आपका मीणा आंदोलन। लीजिए आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। चले आगे। चलिए अंतिम आंदोलन पढ़ते हैं आज, मीणा आंदोलन। हाँ, मीणा आंदोलन की बात करें, देखिए मित्रों, तो उस समय में, तत्कालीन समय की बात की जाए तो उस समय में जो मीणा जो जाति थी, जयपुर और अलवर वाला जो क्षेत्र था, उस जयपुर और अलवर वाले क्षेत्र में मीणा जाति की संख्या क्या थी, अधिक थी। और उसी समय जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार ने 2 अधिनियम पारित कर दिए थे मित्रों। मीणा जनजाति के ऊपर 2 अधिनियम पारित हुई थी। एक तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, हिंदी में बोले तो आपराधिक जनजाति अधिनियम। आपराधिक जनजाति अधिनियम कब लगा, 1924 में। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस समय में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट या आपराधिक जनजाति अधिनियम 1924 में लगा दिया गया था। मीणा जनजाति को इसमें शामिल किया गया। फिर है मित्रों, हाँ बिल्कुल, दूसरा था इनमें जरायम पेशा कानून। दूसरा कौन सा लगा दिया, जरायम पेशा कानून, ये लगाया 1930 में। तो ब्रिटिश सरकार ने मीणाओं पर ये 2 कानून थोप दिए थे। एक तो इनको आपराधिक जनजाति श्रेणी में दे दिया, दूसरा जरायम पेशा कानून लगा दिया 1930 में। अब ये जरायम पेशा कानून क्या था मित्रों, इस जरायम पेशा कानून के तहत है जो ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जो ये मीणा जनजाति है, ये एक आपराधिक प्रवृत्ति की जाति है, जनजाति है, चोरी वाली ज्यादा करती है। इसलिए इस जरायम पेशा कानून के तहत ये कहा गया कि प्रत्येक मीणा जाति के स्त्री और पुरुष को जो 12 वर्ष से बड़े हैं उनको हमेशा थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। जरायम पेशा कानून के तहत प्रत्येक मीणा जाति का जो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, जो 12 वर्ष से बड़ा है उसको हमेशा है वो थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। तो ये कानून इनके लिए क्या हो गया, सबसे बड़ा रोड़ा हो गया। 12 वर्ष से ऊपर का जो भी है उसको थाने में क्या लगानी पड़ेगी, हाजिरी, प्रतिदिन सुबह और शाम को, कि हाँ भाई हम हाजिर है, हम कहीं पर भी चोरी वोरी करने के लिए नहीं गए थे, हमने आज कहीं पर भी अपराध नहीं किया था। तो ये 12 वर्ष के ऊपर के लिए एक कानून यहाँ पर थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। और ये मीणाओं के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्या था, समस्या बन गई भाई। ये तो डेली डेली सुबह शाम डेली हाजिरी लगाने के लिए जाओ, लोग स्कूलों में जाते रहा, थाने का मैं हाजिरी लगाने जाना पड़ता। तब इन्होंने मीणाओं ने क्या किया मित्रों, यहाँ पर जयपुर में क्षेत्रीय मीणा सभा की स्थापना की। तो क्षेत्रीय मीणा सभा की स्थापना की पहले तो 1933 में। 1933 में क्षेत्रीय मीणा सभा की स्थापना की। और इस मीणा सभा का जो वास्तविक उद्देश्य था वो था मित्रों जरायम पेशा कानून को समाप्त करवाना। तो सबसे पहले हाँ ड्यूटी लागी, बिल्कुल लागी। तो गोपी जी, संगीता जी, धानकार अब आ रहे हैं, लेट हो गए क्या, चलिए कोई बात नहीं। 1933 में क्षेत्रीय मीणा सभा की इन्होंने स्थापना की। और इस क्षेत्रीय मीणा सभा के माध्यम से इन्होंने क्या किया मित्रों, जरायम पेशा जो कानून उनके ऊपर थोपा गया था, उस जरायम पेशा कानून को इन्होंने क्या हटाने का विरोध किया कि इसको हटाया जाए।
जराइम पेशा कानून को हटाया जाए। हम डेली डेली थाना में कैसे जाए भाई, डेली डेली काम करा कि थाना में हाजिर लगा के आवा, तो मतलब थाने में हाजिर लगाने के लिए मुझे जाना पड़ता था। इसका विरोध किया गया था 1933 में, बात नहीं बनी। तो इसके बाद में मीणा क्या करते हैं, अप्रैल 1944 में, अप्रैल 1944 में किसके नेतृत्व में, अब की बार यहां पर नेतृत्व करेगा मीणाओं का एक गुरु था मुन्नी मगन सागर, मुन्नी मगन सागर। ये मीणाओं का गुरु था मित्रों, जिसने ग्रंथ भी लिखा था मीणा पुराण, है ना, मीणा पुराण ग्रंथ लिखा था इसने। तो मीणाओं का गुरु था मुन्नी मगन सागर। इसके नेतृत्व में है नीमका थाना में एक सम्मेलन बुलाया। कहां पर, नीमका थाना, इस नीमका थाना में एक सम्मेलन बुलाया। और इस नीमका थाना में जो सम्मेलन बुलाया, उस सम्मेलन का नाम रखा गया जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, 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 हाँ इसका नाम रखा गया इस सम्मेलन में। और यहां पर जो अध्यक्ष बने, वो अध्यक्ष बने थे इस सम्मेलन के बंशीधर शर्मा। कौन थे, बंशीधर शर्मा को इसका क्या बनाया गया था, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अप्रैल 1944 में सभी मीणा एकत्रित होते हैं मुन्नी मगन सागर के नेतृत्व में, जो इनका गुरु था। नीमका थाना में एक सम्मेलन बुलाया, किसकी अध्यक्षता में, बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की क्या की मित्रों यहां पर स्थापना की। ठीक है, अब इस मीणा सुधार समिति ने यहां पर 3 बातों पर बल दिया, 3 सूत्री कार्यक्रम। कितनी बातों पर बल दिया गया, 3 बातों पर बल दिया गया। मुख्यतः 3 बातें कौन कौन सी थी, देखिए। एक तो मीणा समाज में जितनी भी जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों पर रोक लगाना, मीणा समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, बुराइयों पर रोक लगाना। दूसरा था एक इस जराइम पेशा कानून को समाप्त करवाना। ठीक है, तीसरा कौन सा था, तीसरा था कि मीणाओं पर के ऊपर से जो चौकीदारी का लगा रखा था ना, वो जो चौकीदारी प्रथा थी मीणाओं पर, उस चौकीदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। तो ये 3 मांगे थी देखो इनकी प्रमुख। एक तो मीणाओं में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना, मीणाओं में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना, पहली मांग। दूसरी, जराइम पेशा कानून समाप्त करो, जराइम पेशा कानून हटवाना, ये दूसरी मांग। ठीक है, तीसरी इनकी थी चौकीदारी प्रथा समाप्त करो। चौकीदारी प्रथा जो मीणा 2 प्रकार के होते थे ना, एक जमींदार मीणा, एक चौकीदार। तो चौकीदारी प्रथा क्या की जाए, समाप्त, अर्थात मीणाओं को चौकीदारी दी जाती थी। तो ये इन 3 बातों पर बल दिया गया था इस सम्मेलन में। 3 बातें पे, एक तो मीणाओं में व्याप्त बुराइयों को समाप्त किया जाए, जराइम पेशा कानून हटवाया जाए, और चौकीदारी जो प्रथा है इसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। इसके पश्चात में मित्रों जो जयपुर महाराजा थे सुलेमान सिंह, उन्होंने मई 1946 में क्या की कि जराइम पेशा कानून है, इस जराइम पेशा कानून को है हटाने की क्या की, घोषणा की। सिर्फ क्या की, घोषणा की। मई 1939 में जयपुर के शासक मान सिंह, इस समय सुलेमान सिंह ने आदेश दिया कि आप पर जो जराइम पेशा कानून है, ये जराइम पेशा कानून अब है हटा दिया जाएगा। ये घोषणा की इन्होंने, लेकिन हटाया नहीं था यहाँ पर। इसके बाद जब नहीं हटाया गया मित्रों, तो उसके पश्चात भी पूर्ण रूप से हटा नहीं ये कानून। तो 28 अक्टूबर 1946 को, 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर का एक हुआ था बागावास सम्मेलन, बोलते हैं इसे, जयपुर में एक बागावास। तो 28 अक्टूबर 1946 को कौन सा सम्मेलन हुआ था, बागावास सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था, जयपुर में बागावास सम्मेलन हुआ था। ये 4 मई बोल सकते हो आप। 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर में बागावास सम्मेलन हुआ। कौन सा हुआ था, बागावास सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में मीणाओं ने क्या किया कि हम जो चौकीदारी है, ये 16,000 मीणा थे, उन 16,000 मीणाओं ने है यहां पर चौकीदारी, इस चौकीदारी प्रथा को क्या है, हट गई। यानी चौकीदारी करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, चौकीदारी से हट गई। और यहां पर इस दिवस को इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। किसके रूप में बनाया, मुक्ति दिवस के रूप में बनाया।
तो 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर में बागावास में एक सम्मेलन होता है। बागावास में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। इसी के विरुद्ध में एक तो जो कानून है जराइम पेशा वो पूर्ण रूप से हटा नहीं था, पूर्ण रूप से ये हटा नहीं था। और इसके अलावा यहाँ पर जो चौकीदारी के विरुद्ध कर रहे थे, तो यहाँ पर जो 16,000 मीणा थे उन्होंने चौकीदारी करने से हट गए, चौकीदारी करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और यहाँ पर इस दिवस को इन्होंने क्या बनाया, मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। किसके रूप में बनाया, यहाँ पर मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। और इसके बाद में जो सरकार थी, जयपुर सरकार, उसने 1952 में जो जराइम पेशा है उसको पूर्ण रूप से हटा दिया। जराइम पेशा कानून था उसको क्या कर दिया, हटा दिया, इसको अवैध घोषित कर दिया। और इसके साथ ही मीणाओं का जो आंदोलन वो भी पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये था आपका मीणा आंदोलन। एक बार वापस देख लीजिए। ब्रिटिश सरकार ने देखिए एक तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और जराइम पेशा कानून लगाए थे, इनके माध्यम से मीणाओं का शोषण हुआ था। मीणा है अपने आप को है, यहाँ पर है मीणा कुंठित समझने लग गए थे। तो फिर मीणा ने यहाँ पर जो जराइम पेशा कानून है ये सबसे इन पर गलत जो लगा था वो कानून था जराइम पेशा, क्योंकि दिल्ली 12 वर्ष से ऊपर के जो मीणा थे उनको दिल्ली थाने में जाना पड़ता था हाजिरी देने के लिए। इसलिए मीणाओं ने यहाँ पर क्षेत्रीय मीणा सभा की स्थापना की 1933 में, पहले तो जराइम पेशा कानून को हटवाने के लिए। उसके बाद में इसके बाद में देखिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 में हुआ था, ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए अप्रैल 1944 में यहां पर नेतृत्व हुआ था मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीमका थाना में, ठीक है, जहां पर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। वहां पर 3 बातों पर बल दिया गया था इस सम्मेलन में। एक तो मीणाओं में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना, जराइम पेशा कानून हटवाना, चौकीदारी प्रथा समाप्त करवाना, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों 4 मई 1946 को जयपुर शासक ने जराइम पेशा को हटाने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। इसके बाद में 28 अक्टूबर 1946 को बागावास सम्मेलन होता है, जहां पर 16,000 मीणाओं ने चौकीदारी करने से मना कर दिया और मुक्ति दिवस के रूप में इसे बनाया। फिर 1952 में जो जराइम पेशा कानून है इसको पूर्ण रूप से यहाँ पर हटा दिया गया था और मीणाओं का आंदोलन क्या हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया। तो मित्रों ये आपके जो आंदोलन होते हैं, पहले हमने किसान आंदोलन पढ़ा था, अब ये पढ़े हैं, ये आपके जो आंदोलन है ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी के साथ आपकी जो हिस्ट्री की क्लासेज है वो कल आपकी पूरी रहेगी, क्योंकि प्रजामंडल हमारे चल रहे हैं और प्रजामंडल आज और कल में हम प्रजामंडल कर लेंगे। इसी के साथ कल आपकी हिस्ट्री भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जो मित्र अभी तक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं पढ़ पाए हैं या क्लास संस्कृति नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो जो श्रीराम एडीयू का जो एक ऐप कोर्स है वो श्रीराम एडीयू का ऐप कोर्स खरीद सकते हैं। उसमें आप 1 बाय 1